तो पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पार्ट पहले कंप्लीट हो गए थे, तीसरा पार्ट मैंने अभी रिसेंटली डाला है, ठीक है ना। अब पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें देखो हमने लास्ट में परिवर्ती अनुपातों का नियम नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को निपटाया था, यानी इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा निपटा दिया था। अब हम इसका क्या है, एक शेड्यूल यानी टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो टेबल हमने सामने बनाया हुआ है। इसके बाद हम इसका क्या नाम है, जो कर्व जो बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ग्राफ पे, वो बनाएंगे। फिर हम संबंध समझेंगे टीपी एमपी और एपी और एमपी के बीच में क्या संबंध होता है, क्योंकि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, पेपर के लिए। तो पहले फटाफट से इसको समझ लेते हैं बनाया क्या है। देखो तालिका मैंने बनाई है, इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्थिर कारक यानी भूमि, स्थिर कारक यानी क्या हो गया, भूमि मैंने लिया है। अब ये एक 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 एक, क्योंकि स्थिर कारक है तो इसमें चेंज तो होगा ही नहीं। अब आप इसको एक लेते हो सब में एक आएगा, 10 लेते हो सब में 10 आएगा, 5 लोगे तो सब में क्या आएगा, 5 आएगा। ये बात समझ में आती है। फिर बात करते हैं श्रम की इकाइयां यानी लेबर, जो कि परिवर्तनशील होगी। तो उसको मैंने 0, 1, 2, 3, 4 करके 9 तक लिया है। कहां तक लिया है, 9 तक लिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुल उत्पाद आपके पास है। कुल उत्पाद को बेटा टीपी कहते हैं, जो कि मैंने 0, 4, 12, 24, 32, 36, 36, 28, 16 और 2 ये मैंने ले रखा है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एमपी यानी सीमांत उत्पाद। कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था 0 पे तो बात ही नहीं करते। 4 में से 0 गया तो कितना आया होगा, 4 आया होगा। 12 में से 4 गए तो 8 आया होगा। 24 में से 12 गए तो 12 आया होगा। इस तरह से हम नीचे से ऊपर घटा घटा करके ये निकाला मैंने। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 में, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखो हो क्या रहा है। अगर हम सबसे पहले 4 से लेकर के 12 तक की बात करें तो पहले देखो ये जो कुल उत्पाद था पहले वो 0 से, फिर 4 से बढ़ा, किससे बढ़ा बेटा, 4 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, इनका देखो 8 का गैप है, फिर 12 का गैप है। तो इसका मतलब यहां से लेके 12 तक ये बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। किस दर से बढ़ रहा है, बढ़ती हुई दर से। जब एमपी बढ़ रहा है तो ये बढ़ती हुई दर से क्या है, बढ़ रहा है। तो उसको बोलते हैं कारक के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। क्या बोलते हैं, कारक के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, यानी ये स्टेज 1 है बेटा हमारी। क्या है, स्टेज फर्स्ट। बात समझ गया। ये वो अवस्था है जहां पे जो है जो टीपी है वो तेजी से बढ़ता है, ठीक है। एमपी भी बढ़ता है और जो टीपी है वो और तेजी से बढ़ता है। क्लियर हो गया। तो पहला स्टेज 12 तक हो गया। फिर 12 से लेकर के 0 तक जो एमपी है वो घटने लग गया है। एमपी क्या हो रहा है, घटने लग गया है। बट उस केस में टीपी तब भी बढ़ रहा है। देखो 24 हो गया था, 24 के बाद 32 हुआ, 36 हुआ, फिर 36। तो यहां तक अभी भी टीपी बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। तो उसको बोलते हैं घटते प्रतिफल की अवस्था। तो बढ़ते प्रतिफल में होता क्या है कि एमपी बढ़ता है और टीपी जो है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरे केस में जब एमपी घटता है तो जो टीपी होता है वो घटती दर से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। देखो पहले 12 का गैप आ गया था, अब यहाँ पे 8 का गैप है, बट 8 का गैप है, बढ़ तो रहा है ना। फिर 4 के गैप से बढ़ रहा है, गैप कम हो रहा है बट वो बढ़ रहा है फिर भी, समझ में आ गया। उसके बाद जब 0 होता है बेटा, 0 पे टीपी जो होता है बेटा मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। 36 जाए, 36 से ज्यादा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो ऊपर वाला भी 36 है, 36 से ज्यादा नहीं है। तो 0 पे टीपी मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा कभी भी टीपी नहीं हो सकता, ये बात समझ में आती है। देन 0 से लेकर के -14 तक जो एमपी है वो ऋणात्मक हो गया बेटा। अब क्या हो गया, ऋणात्मक होने लग गया। और जैसे एमपी ऋणात्मक होगा उसको बोलते हैं कारक के ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, ठीक है। ये बीच वाली आपकी स्टेज 2 हो जाएगी और ये हो जाएगी स्टेज 3। बात समझ आ गया ना। तो स्टेज 2 स्टेज 3। और जब एमपी ऋणात्मक होता है उस टाइम पे टीपी क्या है, गिरने लग जाता है। क्या होता है, गिरने। तो बात को समझना। अवस्था 1 जहां पे, जिसको हम बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, यहां पे एमपी बढ़ता है और टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। स्टेज नंबर 2 कारक के घटते प्रतिफल की अवस्था स्टेज 2 होती है। यहां पे एमपी जो है आपका घटता है बट टीपी घटती दर से भी बढ़ रहा है, मतलब कम दर से बट बढ़ रहा है। तीसरी ऋणात्मक जो प्रतिफल की अवस्था, और ये स्टेज 3 होती है जहां पे एमपी ऋणात्मक हो जाता है अल्टीमेटली। और ऐसे केस में टीपी फॉल हो जाता है। क्या होता है, टीपी क्या होता है, गिरने लग जाता है। बात समझ आ गया। फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम इसका कर्व बना लेते हैं। आगे देखिए, देखो अब मैं जो बनाने जा रहा हूं, जो डायग्राम बना रहा हूं वो टीपी और एमपी का बना रहा हूं। देखो ध्यान समझना, मैं आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। पहले टीपी एमपी का बनाऊंगा मैं, फिर एपी और एमपी का बनाऊंगा मैं। बात को समझना, पहले टीपी एमपी का, फिर एपी एमपी का, और देन लास्ट में अब इन तीनों का एक साथ। कि बहुत सारे टीचर आपको एक साथ बना के दिखाते हैं ना, टीपी एपी और एमपी का, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है डायग्राम, तो वो भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं टीपी और एमपी, जो कि इस लॉ के अंदर लगता है डायग्राम। क्लियर है।
तो हमने टेबल बना दी थी। अब डायग्राम देखो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले मैं यहां से इस तरह से मैंने मान ली टीपी खींच दिया, ठीक है, ये मेरा टीपी हो गया। आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसे भी यू शेप में भी डाल सकते हो, इस तरह से ऐसे करके यू शेप में सीधा सीधा, है ना। तो मैंने इस तरह से टीपी आपके लिए बनाया। नीचे मैंने श्रम की इकाइयां यानी एल यानी लेबर रखा हुआ है। इधर मैंने कुल उत्पाद यानी टीपी और सीमांत उत्पाद यानी एमपी रखा हुआ है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। क्लियर हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया। यहां तक टीपी बनाओ पहले फटाफट से, जल्दी बनाइए फटाफट से, बनाओ यहां तक हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा बेटा, मैक्सिमम पॉइंट मतलब सबसे ऊंची चोटी होगी, वहां से एक लाइन डॉट डॉट स्केल। अब बेटा आप स्केल का यूज करना, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है, और व्हाइट बोर्ड में बेटा स्केल का यूज हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींच के लेके आना, जो कि यहाँ पे इस जगह पे मिलेगा। एक तो ये बहुत आसान तरीका बनाने का है। टीपी यहाँ पे मैक्सिमम होता है इस जगह पे, तो बिल्कुल सीधी लाइन आपको एक यहाँ लेके आनी है, और एक यहाँ से जहां से इसका मतलब मुड़ रहा है, सिरा बिल्कुल सीधा होने की कोशिश कर रहा है, वहां से आप अपनी मर्जी से एक पॉइंट ले सकते हो और इसको भी सीधे 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 नीचे इस तरह से मिला लेना, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिलेंगे। एक मैंने यहाँ पे जहां से कोना बिल्कुल सीधा होने लग गया था, यहां से मोड़ा मैंने, ठीक है, एक मैंने यहां से मोड़ा। फटाफट से लिखिए यहां तक, जल्दी बनाइए। तो यहां तक बना दिया आपने। अब आपको करना क्या है, इस तरह से देखो मैं एमपी लेके आ रहा हूं। देखो एमपी क्या होता है, जो ये पॉइंट आता है ना ये वाला, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मैं अभी सब लिखने वाला हूं, धीरे धीरे रुको। और इस जगह पे एमपी जो है मैक्सिमम होता है बेटा। क्या होता है, मैक्सिमम। तो हमेशा याद रखना, आपको पहले टीपी बनाना है, जो कि आराम से बन जाएगा। उसके मैक्सिमम पॉइंट से एक लाइन बिल्कुल सीधी लेके आनी है, और एक जहां पे उसका ढाल चेंज हो रहा है, नहीं ढलान चेंज हो रहा है, वहां से भी आप एक लाइन ले सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेना। उसके बाद एमपी बन रहा है, मान लो एमपी यहीं के बिल्कुल ऐसे निकलेगा, तो मान लो यहां से ऐसे निकला इस तरह से, और ये मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे एमपी मैक्सिमम हो गया, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा अब, ठीक है ना। तो यहाँ मैक्सिमम हो गया था, अब इससे मैं नीचे लेके आ रहा हूं इस तरह से, ये इस तरह से नीचे नेगेटिव की ओर चला जाएगा। ये आपका एमपी है। देखो मैंने किस तरह से बनाया, इस जगह मैंने जानबूझ के इसको एमपी को मैक्सिमम रखा, यानी यहाँ पे जो आपका एमपी है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी यहाँ पे एमपी आपका मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट से, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको अगर हम बात बोले तो मैंने क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, ठीक है, फिर भी आपको ये नाम जो मैं लिख रहा हूं वो आपको याद रखने चाहिए। इन्फ्लेक्शन बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, ठीक है, इससे आपको पहचान आसानी से होगी। वरना हिंदी में देखो भूतो जैसा नाम है, नित्य परिवर्तक बिंदु, नित्य परिवर्तक बिंदु, ठीक है, देखो कितना भूतो जैसा नाम है। इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आप इसको इंग्लिश में भी याद रख लो, ज्यादा बढ़िया है। हिंदी में क्या बोला मैंने, इसको नित्य परिवर्तक बिंदु बोला मैंने। क्लियर हो गया। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे एमपी आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद ये एमपी देखो यहाँ पे इस जगह पे एमपी जो है वो क्या होता है बेटा, 0 हो जाता है। देखो एमपी जहां पे 0 हो जाएगा जिस पॉइंट पे, यहां पे अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो टीपी जो है यहां पे क्या है, मैक्सिमम है, सबसे अधिक है। क्या है, टीपी जो है मैक्सिमम मतलब सबसे अधिक, ठीक है। तो हिंदी में लिखना चाहो तो सबसे अधिक होता है। यहाँ पे टीपी सबसे अधिक है, यहाँ पे एमपी मैक्सिमम है। एमपी यहाँ पे क्या हो गया, 0, और नीचे इसके बाद जो एमपी जा रहा है, ये एमपी क्या हो गया, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, ऋणात्मक। तो एमपी यहाँ पे इसके बाद एमपी नेगेटिव हो जाता है। ये जो एमपी गिर रहा है यहाँ तक एमपी गिर रहा है, यहाँ पे एमपी 0 हो गया, यहाँ पे एमपी मैक्सिमम हो गया। बात को समझने की कोशिश करना। मैंने टीपी बनाया पहले, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं आपको यहीं पे याद हो जाए डायग्राम बन कैसा रहा है। टीपी बनाया, देन ये 2 लाइन खींची मैंने, फिर मैंने इस तरह से एमपी लेके आया। यहाँ पे इससे ऊपर एमपी मत बढ़ा देना, यहाँ पे एमपी मैक्सिमम होगा, उसके बाद एमपी नीचे हो जाएगा। इससे आसान तरीके से और हो ही नहीं सकता है डायग्राम, ठीक है ना। उसके बाद एमपी यहाँ पे मैक्सिमम लिखना है, यहाँ पे एमपी 0 है, यहाँ पे एमपी नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद नीचे नेगेटिव हो जाता है और टीपी यहाँ पे फॉल हो जाता है। तो इसको इस तरह से याद रखना होता है कि जब एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। कि जब पहाड़ ना थोड़ा ऐसा होता है, मतलब रास्ता ज्यादा सीधा नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा होता है, तो आप इजीली तेजी से चल सकते हो। तो वही कॉन्सेप्ट है। फिर एमपी नीचे गिरने लग गया तो टीपी तब भी बढ़ रहा है। देखो ये गिर रहा है तो ये बढ़ रहा है, बट कौन सी दर से बढ़ रहा है, ये घटती दर से बढ़ रहा है। क्योंकि जब पहाड़ बिल्कुल सीधा हो जाता है
उसमें आप चढ़ते तो हो मगर मर मर के चढ़ते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी। तो एमपी घट रहा है और टीपी घटती दर से बढ़ रहा है, बढ़ेगा जरूर, ठीक है ना। जहां पे एमपी जीरो होगा वहां टीपी मैक्सिमम हो जाएगा, और जब एमपी ऋणात्मक होगा तो टीपी फॉल हो जाएगा। ये आपका रिलेशन जो कि मैं लिखने वाला हूं, समझ में आ गया। फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करो। बनाओ बेटा, ठीक है। ये आपका जो पोर्शन होता है बेटा, ये स्टेज 1 होता है, स्टेज 1, ठीक है ना। क्या होता है आपका अवस्था 1, अवस्था लिख लेते हैं हिंदी में ना, अवस्था। अवस्था, अवस्था 1, ये पहली अवस्था है, ठीक है। ये आपकी दूसरी अवस्था है, अवस्था 2, यानी दूसरी अवस्था ऐसे लिख सकते हो आप। ये तीसरी अवस्था, थर्ड, यानी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। क्लियर हो गया। स्टेज 1 में टीपी जो है बढ़ती दर से बढ़ रहा है, स्टेज 2 में टीपी घटती दर से बढ़ रहा है, स्टेज 3 में टीपी गिरने लग गया। तो ये आपका डायग्राम था, फटाफट से बना लीजिए। तो अब आगे देखिए, इसमें देखो कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध क्या होता है, जो हमने डायग्राम में अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब उसको इस तरह से समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है, यानी जब आपका एमपी बढ़ता है, उस टाइम पे जो टीपी होता है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तब कुल उत्पाद बढ़ती दर से क्या होता है, बढ़ता है। नंबर 2, जब सीमांत उत्पाद यानी जो एमपी होता है वो घटता है, जब ये घटने लग जाता है, यानी फॉल वाली कंडीशन, जब वो घटता है तब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, यानी वो बिल्कुल पहाड़ जैसे सीधा हो जाता है। मैंने कहा था ना, मर मर के चढ़ता है, बट चढ़ता रहेगा वो, ठीक है ना। तो जब कुल उत्पाद बढ़ता है तो जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। जब जो आपका सीमांत उत्पाद है घटता है तो कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। ये पॉइंट समझ में आ गए, क्या बोला मैंने। जब आपका सीमांत उत्पाद यानी एमपी बढ़ता है तो टीपी यानी जो कुल उत्पाद होता है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, और जब आपका सीमांत उत्पाद घटता है तो टीपी तब भी बढ़ेगा, पर कौन सी दर से बढ़ेगा, ये घटती दर से बढ़ेगा। उसके बाद जब सीमांत उत्पाद शून्य अर्थात जीरो हो जाता है, जब सीमांत उत्पाद शून्य अर्थात जीरो हो जाता है तो कुल उत्पाद उस टाइम पे अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, जो मैंने मैक्सिमम लिखा था हिंदी में उसको अधिकतम बोलते हैं, तो अधिकतम हो जाता है। क्लियर हो गया। देन अगला पॉइंट, जब सीमांत उत्पाद यानी एमपी ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाता है, जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाता है तब कुल उत्पाद जो है वो गिरने लग जाता है। देखो कुल उत्पाद याद है ऊपर से ऐसे हो गया था लास्ट में, यानी जो कुल उत्पाद का जो डायग्राम था ऐसे था, तो यानी जो नीचे ये गिर रहा है ये पोर्शन ये गिरने लग गया है ना। तो कब गिरता है, जब आपका एमपी जो है ना ऋणात्मक होता है, तो एमपी जब ऋणात्मक होगा तो कुल उत्पाद गिरने लग जाएगा। तो यही आपका रिलेशन है टीपी और एमपी के बीच में। होप सो आपको समझ में तो ये आ गया होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एपी और एमपी। अभी हमने टीपी और एमपी समझा रिलेशन, अब हम एपी और एमपी की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले डायग्राम देन उसका रिलेशन, या साथ में अगर जगह होगी तो बना लूंगा बेटा। अब आगे देखिए ध्यान से, हमारे पास जो है वो है औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध, ठीक है। जो कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद था वो बेटा जो संबंध था ना, देखो लॉ तो आपसे मैक्सिमम पूछता है, जो नियम था वो तो पूछता जाता देखा गया, बट संबंध जो संबंध है वो थोड़ा कम रहता है उस वाले का, ठीक है। बट ये वाला संबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। अगर इस चैप्टर से अगर संबंध आता है तो ये वाले की जो चांसेस है सबसे ज्यादा होते हैं इस वाले के। क्लियर हो गया। टीपी एमपी के संबंध के जो चांसेस होते हैं थोड़े कम होते हैं, मगर जो नियम है नियम के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक नियम वाला एक ज्यादा ये वाला, इस चैप्टर से देखा जाए तो, ठीक है। तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध देखें। इस तरफ मैंने सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद जिसके बारे में करते हैं उसके यहां लिख देते हैं, नीचे मैंने श्रम की इकाइयां यानी लेबर लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं बना रहा हूं यहाँ पे सीमांत उत्पाद बना रहा हूं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, समझाऊंगा ध्यान से, ठीक है ना। तो सीमांत उत्पाद बना देते हैं, ये मेरा मान लो सीमांत उत्पाद है एमपी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं और अच्छा कर देता हूं उसे, ठीक है ना। ये मान के चलो यहाँ पे मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा सीमांत उत्पाद हो गया यहाँ पे, डन। बना, आप भी साथ साथ में बनाते रहो। अब इसके बाद जो मैं बना रहा हूं वो हमारा एपी, एपी नीचे से आएगा इस तरह से, ये देखो ये मैक्सिमम हो गया। अब यहां से नीचे 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 ऐसे हो जाएगा,
ये मैक्सिमम है बेटा, यहाँ पे एपी क्या है, मैक्सिमम है। बात समझ आ गया। तो इस तरह से मैंने कर्व बनाया। कर्व बनाने की पहचान देखो, पहले एमपी बनाया जैसे पहले बनाया था, और ये एपी इस तरह से जाएगा। क्लियर है। इस पॉइंट पर, यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे इन्होंने किया, यहाँ पे एपी और एमपी आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एपी और एमपी आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसका कर्व है, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या। जब सीमांत उत्पाद यानी एमपी औसत उत्पाद यानी एपी से अधिक होता है, यानी अगर ये सिचुएशन अगर हम ध्यान से देखें तो ये तब है जब आपका एमपी एपी से अधिक होता है। ये ग्रेटर देन का साइन है बेटा, जिस तरफ खुलता है वो ज्यादा होता है। तो जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ज्यादा होता है उस केस में औसत उत्पाद बढ़ता है। ये बोलना क्या चाहता है वो भी समझते हैं, डायग्राम की फॉर्म में ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो पहले वाले केस में देखो एमपी ऊपर है और एपी की लाइन जो है नीचे है, इसलिए मैंने कलर भी अलग अलग दिए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये वो सिचुएशन है जहां पे एमपी जो है ऊपर है, तो इसका मतलब ज्यादा है किससे, एपी से। तो जब सीमांत उत्पाद एमपी एपी से ज्यादा है उस केस में औसत उत्पाद देखो बढ़ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, वही लिखा हुआ है। समझ आ गया। फिर दूसरी सिचुएशन, जब उसने बोला अब औसत उत्पाद पर हो गया, एमपी नीचे हो गया, तो उसने बोला जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम हो गया, यानी अब देखो सीमांत उत्पाद नीचे पहुंच गया, तो इसका मतलब यहां पे सीमांत उत्पाद कम हो गया है औसत उत्पाद से, है ना। और ऐसे केस में एपी भी गिरने लग गया, तो लिखा हुआ औसत उत्पाद घटता है। पॉइंट तो समझ में आ गया। देखो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, जब आपका देखो यहाँ पे एमपी ऊपर है, एपी नीचे, यानी एमपी अधिक है, एपी क्या है, कम है, उस टाइम पे एपी बढ़ता है, ऐसे लिखते हैं। और फिर जब आपका एमपी कम है और एपी ज्यादा है तो उस केस में एपी घटता है। समझ में आ गया। दोनों केस में एपी को बता रहे हैं हम। तीसरा, जब सीमांत उत्पाद एमपी और औसत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब एमपी बराबर एपी, जहां पे एमपी और एपी दोनों बराबर होते हैं उस टाइम पे एपी जो है ना बेटा वो अधिकतम होगा। इसका मतलब एपी इससे ज्यादा कभी ऊपर नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट है एपी का। यहाँ पे एपी आपका मैक्सिमम है। बात समझ में आ गया। 3 पॉइंट में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। जब एमपी एपी से अधिक होगा उस टाइम पे एपी बढ़ेगा, जब एमपी एपी से कम होगा, नीचे होगा एमपी, उस टाइम पे एपी घटेगा। समझ में आ गया। जहां पे एपी और एमपी दोनों बराबर होंगे वहां पे एपी मैक्सिमम होगा, एपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और देन लास्ट वन, एमपी शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। देखो एमपी देखो शून्य, ये यहाँ पे ये शून्य हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक होता है, माइनस नेगेटिव, माइनस का ये मैं नेगेटिव लिख देता हूं ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव हो गया, ऐसे शॉर्टकट लिख देते हैं नेगेटिव को, ठीक है। नहीं आता तो भी मत लिखो, ऋणात्मक लिख लो हिंदी में, ठीक है ना। तो नेगेटिव हो गया। तो जो एमपी जो है ना वो शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, मगर जो औसत है, औसत उत्पाद जो होता है वो सदा धनात्मक रहता है बेटा, ये हमेशा याद रखना। तो नंबर 1 पॉइंट देखो, क्लियर करो। देखो जब एमपी एपी से अधिक होगा तो एपी बढ़ेगा, जब एमपी एपी से कम होगा तो एपी घटेगा। जहां पे एपी एमपी दोनों बराबर होंगे वहां पे एपी मैक्सिमम होगा। एमपी ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकता है, बट एपी हमेशा धनात्मक रहता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया भी, ठीक है। होप सो ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।